So in last session we have studied about the pointer to object concept. We have studied one program on that pointer to object concept. Now we have to move towards the polymorphism. We have checked this small details about the polymorphism and its type. So the polymorphism, it means it is ability to take more than one form. The word polymorphism means poly means many, and morphism means it is ability to take more than one form, means many form we can create in this concept. So in simple words, we can define polymorphism as the ability of a message to be displayed in more than one form. सो जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था एग्जांपल के तौर पे कि अगर एक ही फंक्शन है एंड डिफरेंट डिफरेंट यूज के लिए आप उसको यूज कर रहे हो, सो वहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म अचीव होता है. इन रियल लाइफ एग्जांपल जैसे बताया था, पर्सन है एक, सो एक अगर मैन है एंड मैन कैन man can have many forms like father, husband, and employees. Also, women can a friend or a wife or a mother. So there are many forms which will shows in front of you from one person. Okay, so this is a real time example. Then polymorphism is considered as one of the important feature of the object oriented programming. So object oriented programming के अंदर polymorphism सबसे बेस्ट फीचर है जिसका यूज करके आप एक ही फंक्शन के मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हो. सो यहाँ पे कुछ टाइप्स है polymorphism के. देयर आर टू टाइप्स ऑफ polymorphism. दैट वन इज compile time polymorphism एंड रन टाइम polymorphism. सो कंपाइल टाइम एंड रन टाइम के बारे में भी हमने देखा था कि कंपाइल टाइम जब हम कोड को कन्वर्ट करते हैं सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड होता है कंपाइल, तो उस टाइम पे जो भी ऑपरेशंस होते हैं उसे कहा जाता है कंपाइल टाइम. एंड उस ऑपरेशंस के दौरान ही यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग अचीव होता है. सो दैट इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. मींस एक ही फंक्शन के मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट करना होता है, वो कंपाइल टाइम में जब होते हैं दैट इज कॉल्ड एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. एंड जब रन टाइम में कुछ फॉर्म्स क्रिएट होते हैं दैट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. एंड उसमें आता है वर्चुअल फंक्शंस जिसके अंदर आता है फंक्शन ओवरराइडिंग. ओके, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग में डिफरेंस आपको बताया था मैंने. ओवरलोडिंग में सेम नेम विद डिफरेंट आर्गुमेंट एंड ओवरराइडिंग में सेम नेम विद सेम आर्गुमेंट्स. ओके, सो देखते हैं उसके ऊपर एक एक डिटेल में. This type of polymorphism is achieved by function overloading or operator overloading. So compile time polymorphism के अंदर function overloading और operator overloading आता है. जो function overloading होता है तो function सबको पता है, operator सबको पता है. So function means क्या होता है, कुछ specific task perform करने के लिए जो भी हम code लिखते हैं, set of instructions लिखते हैं, that is the function. So function overloading means same function name. अगर आपने गेट डेटा फंक्शन लिया है तो गेट डेटा सेम नेम रहेगा दूसरे फंक्शन के लिए एंड उसके पैरामीटर्स अलग अलग रहेंगे. जो भी ब्रैकेट में हम पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स देते हैं वो अलग अलग रहेंगे. सो देखते हैं उसमें क्या है. फंक्शन ओवरलोडिंग व्हेन देयर आर मल्टीपल फंक्शंस विद सेम नेम. जैसे मैंने कहा था कि मल्टीपल फंक्शन आप यूज कर सकते हो विद सेम नेम बाय डिफरेंट पैरामीटर्स. अलग अलग पैरामीटर्स आप पास कर सकते हो, अलग अलग आर्गुमेंट्स आप पास कर सकते हो. these then these functions are said to be overloaded. तो उन्हीं को कहा जाता है function overloading. So function can be overloaded by change in the number of arguments or change in type of arguments. So number of arguments आप change कर सकते हो. जैसे एक function के अंदर एक ही argument दिया है, second function के अंदर दो, थर्ड function के अंदर तीन दिया है, तो ऐसे नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स चेंज कर सकते हो आप लोग अगर आपको डिफरेंस दिखाना है फंक्शन ओवरलोडिंग में. या फिर चेंज इन टाइप मींस जो डेटा टाइप होता है वो आप चेंज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर एक कोई फंक्शन है गेट डेटा एंड ब्रैकेट के अंदर इंटीजर ए लिखा है, सो एक पैरामीटर है जो कि इंटीजर टाइप का है, सो हम दूसरा फंक्शन ले सकते हैं गेट डेटा एंड इन ब्रैकेट फ्लोट बी. मीन्स एक ही आर्गुमेंट है लेकिन उसका टाइप अलग है. पहले इसमें इंटीजर टाइप का था, दूसरे इसमें फ्लोटिंग टाइप का है. सो ये आप कर सकते हो फंक्शन ओवरलोडिंग के लिए.
देन ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में भी मैंने एग्जांपल के इसमें बताया था आपको कि प्लस ऑपरेटर एडिशन एंड कॉन्कैटिनेशन के लिए होता है। सो यहाँ पे भी दिया है सी प्लस प्लस ऑल्सो प्रोवाइड ऑप्शन टू ओवरलोड ऑपरेटर। ओके, ऑपरेटर को भी ओवरलोड कर सकते हो, कुछ स्पेसिफिक ऑपरेटर्स है उनको आप नहीं ओवरलोड कर सकते हो, तो वो भी हम देखेंगे। सो फंक्शन सॉरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग मीन्स एक ही ऑपरेटर है, उसको अलग अलग मीनिंग प्रोवाइड करना है। सो फॉर एग्जांपल वी कैन मेक द ऑपरेटर प्लस फॉर स्ट्रिंग क्लास टू कॉन्कैटिनेट टू स्ट्रिंग। दो स्ट्रिंग को मर्ज करने के लिए भी हम प्लस का ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, प्लस का ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। वी नो दैट दिस इज द एडिशन ऑपरेटर। आप सभी को पता है कि हम ऑपरेटर्स में पढ़ा है हमने, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर एडिशन ऑपरेटर आपका प्लस आता है। सो whose task is to add two operands, दो ऑपरेंड्स की वैल्यू एडिशन करने के लिए हम नॉर्मल यूज करते हैं उसका। सो अ सिंगल ऑपरेटर प्लस when placed between integer operands adds them and when placed between string operand concatenates them। सो एक ही ऑपरेटर है प्लस ऑपरेटर, जो कि हम अगर आपके एडिशन के लिए यूज करते हैं, ऑपरेंड के इंटीजर ऑपरेंड्स के साथ में यूज करते हैं, सो उसका एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। वही अगर आप स्ट्रिंग ऑपरेंड्स के साथ यूज करोगे तो कॉन्केटिनेशन मींस जॉइनिंग ऑफ टू वर्ड्स, मींस अगर आपने जेएसपी लिया तो वो जेएसपी एक ही वर्ड हो जाएगा। सो इस तरीके से कॉन्केटिनेशन का ऑपरेशन भी आप उसमें परफॉर्म कर सकते हो। सो ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज टू प्रोवाइड द मीनिंग to the same operator, different meaning to the same operator। then फंक्शन ओवरलोडिंग का एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है फंक्शन ओवरलोडिंग के इसमें। सो फंक्शन ओवरलोडिंग मैंने बताया था सेम नेम विद डिफरेंट आर्गुमेंट। तो देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल में किस तरीके से दिया है। कितने क्लासेस है इस प्रोग्राम के अंदर, हाउ मेनी क्लासेस आर प्रेजेंट इन दिस प्रोग्राम। How many classes are present in this program? Type your answer in chat box. 1 1 Okay, and how many functions are present in this program? Three functions, three, again three, three, one class, three functions, one Greek, one function, three functions, three functions। ओके, सो एग्जाम में भी कभी कभी यही हो जाता है, क्वेश्चन हम ठीक से सुन नहीं पाते या पढ़ नहीं पाते एंड आंसर गलत हो जाता है। सो मैंने पूछा था सबसे पहला क्वेश्चन क्लासेस के बारे में, जो कि ठीक है एक क्लास है। देन द सेकंड वन इज हाउ मेनी functions in this program। I said in this program, not I am not saying that in the class। so इस प्रोग्राम के अंदर जो कि 6 फंक्शन लिखा है। मानसी प्रज्वल कितने फंक्शन? 6। कौन से 6 फंक्शन है? ओके, देखिए अभी आंसर्स आपके चेंज हो गए। तो एग्जाम में भी क्या करना है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ना है कि किस तरीके से क्वेश्चन दिया है, उसी तरीके से आंसर्स लिखना है उसके। सो अभी जिस तरीके से मिस्टेक हुआ था आप लोगों का कि 3 फंक्शंस, तो 3 फंक्शंस क्लास के अंदर है और टोटल प्रोग्राम के अंदर 4 फंक्शंस है इंक्लूडिंग मेन। मेन भी एक फंक्शन है, सो मेन फंक्शन को कैसे छोड़ सकते हो आप लोग। सो मेन फंक्शन एंड अगेन 3 फंक्शंस मीन्स 4 फंक्शंस आर इंक्लूडेड इन दिस प्रोग्राम। अगर कहा जाता है आपको कि ये क्लास के अंदर, ग्रीक क्लास के अंदर कितने, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, ग्रीक क्लास के अंदर कितने फंक्शंस है, तो 3 फंक्शंस उसके अंदर है। सो देखते हैं, पब्लिक सेक्शन है,
पब्लिक सेक्शन के अंदर कुछ फंक्शंस दिए, फंक्शन विथ वन इंटीजर पैरामीटर, एक कमेंट लिखा है, जो ग्रीन ग्रीन में लिखे हुए लाइंस है वो सभी कमेंट्स है। ओके, सो फंक्शन विथ वन इंटीजर पैरामीटर, एक फंक्शन है वॉइड फंक्शन मीन्स फन सी फंक्शन का लिखा है शॉर्टकट। तो void function in bracket integer x is a parameter or we can say it as argument of the function। तो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे void function in bracket integer x मीन्स ये एक फंक्शन है जिसका एक आर्गुमेंट है integer x और we can say it is a parameter, one integer parameter। then सी आउट, उसके अंदर क्या प्रिंट किया है, वैल्यू ऑफ एक्स इज एक्स दिया है, मीन्स एक्स की जो भी वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ये एक सिंपल फंक्शन है जिसके अंदर एक ही स्टेटमेंट दिया है, वो भी प्रिंट स्टेटमेंट है, मीन्स सी आउट फंक्शन। एंड सी आउट को यहाँ पे यूज करके एक स्टेटमेंट प्रिंट किया है एंड एक्स की वैल्यू प्रिंट किया है। देन फंक्शन विथ सेम नेम बट वन डबल पैरामीटर, सो यहाँ पे अगेन फंक्शन है वही सेम नेम का, ऊपर भी FUNC लिखा है, नीचे भी FUNC लिखा है, मीन्स दोनों सेम फंक्शंस है लेकिन ऊपर इंटीजर x है, नीचे डबल x है। सो मैंने जहाँ पे आपको डेफिनेशन बताया था फंक्शन ओवरलोडिंग का, सो वी कैन डिफरेंशिएट द फंक्शंस बाय नंबर ऑफ पैरामीटर और वी कैन चेंज द टाइप ऑफ द वेरिएबल्स। ओके, सो यहाँ पे इंटीजर x लिखा है, यहाँ पे डबल x लिखा है, अगर टाइप चेंज होता है तो भी ये डिफरेंट फंक्शन हो गया, ये डिफरेंट फंक्शन हो गया। तो इसमें इंटीजर टाइप का है, इसमें डबल टाइप का एक ही है, इसमें भी एक पैरामीटर है, तो एक पैरामीटर चलेगा लेकिन उसका टाइप अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे इंटीजर टाइप है एंड डबल टाइप है। देन सी आउट वैल्यू ऑफ x इज, अगेन सेम स्टेटमेंट प्रिंट किया है, वैल्यू ऑफ x इज x। then function with same name and two integer parameter, same name है फंक्शन का एंड इंटीजर x इंटीजर y एंड यहाँ पे x एंड y की वैल्यू प्रिंट कर दिए गए। तो क्लास के अंदर क्या है, तीन फंक्शन है, मीन्स यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग किया है, एक ही फंक्शन नेम है एंड डिफरेंट उसके आर्गुमेंट्स, उसके पैरामीटर्स अलग अलग किए है, एक तो नंबर के इसमें अलग कर सकते हो या फिर इट्स ऑलमोस्ट लाइक कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, हाँ बोल सकते हो, लेकिन कंस्ट्रक्टर नेम इज ऑलवेज सेम एज क्लास नेम। ओके, सो कंस्ट्रक्टर का जो नाम रहेगा वो क्लास नेम के जैसा रहेगा लेकिन ये फंक्शन का नाम है। सो कहाँ पर थे हम, आदिति को नहीं है, अदिति क्या रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे अलग अलग फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है, मीन्स एक ही नेम है लेकिन डिफरेंट आर्गुमेंट से उनको डिफरेंशिएट किया है। सो ये फंक्शन ओवरलोडिंग हो गया, ये जितने भी फंक्शंस आपको दिख रहे हैं ये सब फंक्शन ओवरलोडिंग है, जिसमें सेम नेम एंड डिफरेंट पैरामीटर्स है, उन हर एक फंक्शन के अंदर सिर्फ वैल्यू वाला एक स्टेटमेंट प्रिंट किया है। सो ये क्लास समझ में आ गया सबको। अभी हम मूव करते हैं इंटीजर मेन के तरफ, जहां से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। सो प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले क्या किया है, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, obj1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, which function is called will depend on the parameter passed, the first function is called। so जो भी अभी फंक्शन आप कॉल करोगे डिपेंड ऑन पैरामीटर, जिस तरीके से आप पैरामीटर्स पास करोगे उस तरीके से फंक्शन कॉल होंगे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो फंक्शंस बनाए गए हैं, उसके पैरामीटर्स पास किए गए एंड उसकी वैल्यूज भी पास कर दी है। जो जैसे ही वैल्यूज पास करोगे आप ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका फंक्शन कॉल होगा। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहला क्या है, ऑब्जेक्ट वन डॉट फंक्शन इन ब्रैकेट 7 वैल्यू दिया है। सो 7 किस टाइप के इसमें आएगी, फास्ट टाइप योर आंसर, 7 वैल्यू कहाँ पे पास होगा,
7 इज अ इंटीजर नंबर। सो इंटीजर वाला पैरामीटर कहाँ पे पास किया है? दो इसमें इंटीजर वाले पैरामीटर थे, एक तो ये ऊपर वाला पहला फंक्शन जो है उसमें, एंड एक लास्ट वाला है जिसमें इसमें भी इंटीजर टाइप के पैरामीटर्स पास किए गए। बट यहाँ से वैल्यू कितनी आई है? यहाँ पे सिंगल वैल्यू है, एक ही वैल्यू है। सो एक ही पैरामीटर वाला कौन सा है? ये पहला वाला। सो एक ही पैरामीटर एंड एक इंटीजर टाइप की वैल्यू होनी चाहिए। सो इंटीजर एक्स लिखा है यहाँ पे, इंटीजर वैल्यू पास किया है, तो यहाँ से कम्युनिकेट होगा इस void फंक्शन इंटीजर x के अंदर। देन स्टेटमेंट प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू कितनी है? 7, क्योंकि यहाँ से हमने 7 वैल्यू सेंड किया था। देन सेम फॉर सेकेंड, ऑब्जेक्ट वन डॉट फंक्शन इन ब्रैकेट 9.132। सो ये जो है वो फ्लोटिंग वैल्यू है, फ्लोटिंग वैल्यू मीन्स पॉइंट वाली वैल्यू है। सो इसको हम कहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं? डबल के अंदर, क्योंकि ये पॉइंट वाली वैल्यू है। सो यहाँ से वो आएगा डबल का, एक ही पैरामीटर वाला फंक्शन है यहाँ पे। सो दिस फंक्शन कॉल फंक्शन डबल एक्स एंड प्रिंट द वैल्यू ऑफ एक्स इज 9.132। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। Then the next one is obj1 dot function in bracket 85 and 64। so दोनों इंटीजर नंबर के वैल्यूज है। so दोनों इंटीजर वैल्यूज होना है तो दो पैरामीटर्स चाहिए, वो भी इंटीजर टाइप के। so दो पैरामीटर वाला फंक्शन कौन सा है? ये लास्ट वाला। so इंटीजर x, इंटीजर y एंड दोनों इंटीजर टाइप के हैं। so यहाँ पे कॉल होगा एंड x की वैल्यू हो जाएगी 85 एंड y की वैल्यू हो जाएगी 64। So see out value of x and y is 85, 64। so ये थर्ड फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा। सिंपल है फंक्शन ओवरलोडिंग। सबको समझ में आ गया? यस और नो? फंक्शन ओवरलोडिंग समझ में आ गया? फंक्शन ओवरलोडिंग की डेफिनेशन क्या है हमारी? the functions which has same name but different argument। okay, same name with different argument means यहाँ पे same name आपको दिखाई दे रहा है, सबके इसमें फंक्शन फंक्शन ही नाम है, एंड डिफरेंट डिफरेंट आर्गुमेंट है मीन्स डिफरेंट आर्गुमेंट। एक तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट आप चेंज कर सकते हो, और क्या कर सकते हो? टाइप ऑफ द आर्गुमेंट वी कैन चेंज। ओके, वी कैन चेंज द नंबर ऑफ आर्गुमेंट और द टाइप ऑफ आर्गुमेंट। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे एक पैरामीटर है, यहाँ पे भी एक पैरामीटर है, लेकिन इसका और इसका टाइप अलग अलग है। एंड यहाँ पे दो पैरामीटर्स है। ऐसे कितने भी फंक्शन जितने आपको चाहिए उतने फंक्शन आप इस प्रोग्राम के अंदर बना सकते हो। सो ये हो गया आपका फंक्शन ओवरलोडिंग। सबको समझ में आ गया होगा? सिंपल प्रोग्राम है। देन ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए भी एक प्रोग्राम दिया है, तो ये भी एक प्रोग्राम देखते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच क्लास कॉम्प्लेक्स। कितने क्लास है इसमें, कितने कंस्ट्रक्टर है, कितने फंक्शंस है? बताओ फास्ट। हाउ मेनी क्लासेस आर प्रेजेंट इन दिस प्रोग्राम? हाउ मेनी फंक्शंस आर प्रेजेंट इन दिस प्रोग्राम? हाउ मेनी कंस्ट्रक्टर्स आर प्रेजेंट इन दिस प्रोग्राम? फास्ट। Type your answer in chat box. Class 1, 2 functions, 2 constructors, 3 functions. सो एक क्लास बोल रहे हो आप लोग? देखते हैं एक क्लास है क्या यहाँ पे? क्लास कॉम्प्लेक्स एक तो मिल गया,
और है क्या कुछ? नथिंग। ओके, सो एक ही क्लास है, क्लास कॉम्प्लेक्स। देन उसके बाद फंक्शंस कितने देखते हैं यहाँ पे? फंक्शंस ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ पे तो ऑपरेटर ओवरलोड किया है। ओके, ये एक फंक्शन दिख रहा है प्रिंट, एंड यहाँ पे मेन फंक्शन भी है। अगेन ठीक है, दो फंक्शंस तो यहाँ पे दिख दिख गए हमके। दिस इज ऑटोमेटिक। तो इसे भी हम एज अ फंक्शन कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जो है फंक्शन वो भी ऑटोमेटिकली कॉल होता है, लेकिन ये एज अ कंस्ट्रक्टर कंसिडर करेंगे हम। एक्चुअली ये कंस्ट्रक्टर भी नहीं है एंड फंक्शन भी नहीं है, ध्यान में रखना, ये दोनों नहीं है। ऑपरेटर ओवरलोड किया है यहाँ पे, तो एक कंस्ट्रक्टर भी नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली कॉल होता है कंस्ट्रक्टर जैसे, एंड इसको एक स्पेसिफिक टास्क दिया है, तो इसे फंक्शन जैसे भी ये वर्क करता है। सो दोनों है उसमें। टू फंक्शंस, ओके। सो इतना तो आपको अभी आइडेंटिफाई करना आता है कि फंक्शंस कौन से है, कंस्ट्रक्टर कौन से है, देन ऑब्जेक्ट कौन सा है। सो ये आना चाहिए। ओके, देन क्लास कॉम्प्लेक्स देखते हैं यहाँ पे क्या किया है ऑपरेटर ओवरलोडिंग में किस तरीके से। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग की डेफिनेशन क्या थी हमारी, कि सेम ऑपरेटर बट डिफरेंट डिफरेंट functions, or we can say different meaning provided to the same operator. So एक ही ऑपरेटर है, उसे अलग अलग मीनिंग हमें प्रोवाइड करना है एंड अलग अलग अपने तरीके से उसे यूज करना है। सो यहाँ पे देखते हैं कॉम्प्लेक्स प्राइवेट वेरिएबल्स दिए दो, इंटीजर रियल एंड इंटीजर इमेजिनरी। आई एम इमेजिनरी एंड रियल, ये दोनों इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स लिए। प्लीज आप लोग माइक बंद रखिएगा, आपका माइक किसका शुरू है अभी? एक मिनट। सो कहाँ पर थे हम? सो ये इमेजिनरी यानी एंड रियल, दो पैरामीटर्स, सॉरी पैरामीटर ने वेरिएबल्स बनाए इंटीजर टाइप के, जो कि ओनली डिक्लेयर किए। ठीक है, डिक्लेयर करके रहता है, उनको कोई भी इनिशियलाइजेशन वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया है, एंड प्राइवेट सेक्शन में क्लास के आपने डिक्लेयर किया है। सो आप उसके बाहर आप यूज नहीं कर सकते हो क्लास के बाहर। देन पब्लिक सेक्शन में एक कंस्ट्रक्टर दिया है, अगर उसे प्राइवेट सेक्शन में भी लेते तो भी कोई प्रॉब्लम होता क्या? अगर कंस्ट्रक्टर को हम पब्लिक नहीं करते तो कुछ प्रॉब्लम होता था? यस और नो? वन प्रॉपर्टी ऑफ कंस्ट्रक्टर is always present in the public section of the class. So कंस्ट्रक्टर को हमें हमेशा पब्लिक सेक्शन में लिखना है, एंड पब्लिक मेंशन करना भी जरूरी है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो सी प्लस प्लस में एक्सेस स्पेसिफायर होता है वो होता है आपका प्राइवेट। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पब्लिक सेक्शन में उसको लिखना पड़ेगा। देन कॉम्प्लेक्स जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर कितने पैरामीटर्स हैं? टू पैरामीटर्स, इंटीजर r इज इक्वल टू 0 एंड इंटीजर i इज इक्वल टू 0। सो r एक पैरामीटर है एंड i एक पैरामीटर है जिनका टाइप है इंटीजर, एंड उनको बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू इनिशियलाइज किया है वहां पे डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन, तो वहां पे 0 0 वैल्यू असाइन किया है। अगर आप उधर से कुछ वैल्यू पास नहीं करते हो तो यहाँ पे 0 वैल्यू पास हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सो रियल इज इक्वल टू आर एंड इमेजिनरी इज इक्वल टू आई लिखा है। सो आर की वैल्यू जो भी रहेगी वो रियल को असाइन हो जाएगी, एंड आई की वैल्यू जो भी रहेगी वो इमेजिनरी को असाइन हो जाएगी। सो ये हो गया कंस्ट्रक्टर। देन उसके बाद ऑपरेटर ओवरलोड किया है, देखते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप ऑपरेटर प्लस।
प्लस ऑपरेटर ओवरराइड किया है, सॉरी ओवरलोड किया है यहाँ पे, तो उसके अंदर क्या किया है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट एंड ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, जो भी उधर से जैसे ही प्लस आप यूज करोगे, जहां पे आप प्लस यूज करोगे वो प्लस आप लिखोगे तो उसके बाद ये सीधे सीधे कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंटर आ जाएगा, ऑपरेटर जहाँ पे ओवरलोड किया है। एंड यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, मीन्स कॉम्प्लेक्स टाइप का मीन्स क्लास टाइप का, जो भी हमारा क्लास है वो कॉम्प्लेक्स क्लास है। सो एक कांस्टेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया है। सो दिस इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन प्लस इज यूज, जहां पे भी हम प्लस यूज करेंगे वहां से ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाएगा फंक्शन, ये फंक्शन का, ये सकते हैं इसको, या कंस्ट्रक्टर। सो ये स्पेसिफिकली ये कॉल हो जाएगा बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स, सो उसमें ये बीच में आपने यूज किया होगा तो उसमें से एक यहाँ पे यूज होगा। सो देखते हैं कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर प्लस के अंदर क्या लिखा है। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है अगेन res नाम का, देन res डॉट रियल इज इक्वल टू रियल प्लस ऑब्जेक्ट डॉट रियल। सो यहाँ पे क्या होता है देखिए, इधर से आने वाली एक वैल्यू आएगी, एक वैल्यू इंटरनल वैल्यू आएगी, एंड ये थर्ड वेरिएबल है जो यहाँ पे आगे दिया है उसको असाइन हो जाएगा। ओके, मीन्स a प्लस बी करते हैं ना, a प्लस बी इज इक्वल टू सी, सॉरी c इज इक्वल टू a प्लस बी, ऐसे भी आप कर सकते हो। सो यहाँ पे एक वैल्यू रहेगी, दूसरी वैल्यू जो ऑब्जेक्ट के थ्रू आएगी वो रियल के अंदर आ जाएगी, ये ऑब्जेक्ट डॉट रियल में, एंड यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना है res नाम का, सो उसके अंदर वो स्टोर हो जाएंगे। तो तीन मेमोरीज है यहाँ पे, res के लिए एक नॉर्मल रियल के लिए एंड एक ऑब्जेक्ट रियल के लिए। सो ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। देन res डॉट इमेजिनरी इज इक्वल टू इमेजिनरी प्लस obj डॉट इमेजिनरी, सेम जैसे ये रियल के लिए होता था वैसे ही इमेजिनरी के लिए भी होगा, एंड रिटर्न res। सो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा यहाँ से, इसीलिए रिटर्न टाइप क्या दिया है इसका, कॉम्प्लेक्स रिटर्न टाइप दिया है। सो यहाँ पे जो res है वो कॉम्प्लेक्स टाइप का है, सो यहाँ पे रिटर्न हमारा कॉम्प्लेक्स रहेगा, जो भी वैल्यू आएगी इधर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। सो एक फंक्शन है void print नाम का, जिसके अंदर प्रिंट किया है रियल प्लस आई इमेजिनरी। सो रियल प्लस आई इमेजिनरी, ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, जो भी रियल की वैल्यू रहेगी वो प्रिंट हो जाएगी, जो भी इमेजिनरी की वैल्यू रहेगी आई के साथ वो भी प्रिंट हो जाएगी। सो देखते हैं मेन फंक्शन से हमारा प्रोग्राम जहां से स्टार्ट होता है वहां से क्या हो रहा है। कॉम्प्लेक्स C1, ये C1 क्या है, C2 क्या है, व्हाट इज C1 एंड व्हाट इज C2? What is C1 and what is C2? Type your answers. What is C1? What is C2? Good, 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 good. So C1 and C2 is the object of complex class, जो कि हमने complex class देखा था उसके ऑब्जेक्ट से दो। So एक बात बताइए मुझे, अभी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स C1 एंड कॉम्प्लेक्स C2 लिखा है, उनके ब्रैकेट में 10 एंड 5 लिखा है, एंड दूसरे इसमें C2 के इसमें 2 एंड 4 लिखा है। सो ये वैल्यूज कब एंड कहाँ असाइन होगी, कॉम्प्लेक्स C1 10 5 एंड कॉम्प्लेक्स C2 2 4, ये वैल्यूज जो पास किए गए हैं वो किस फंक्शन को जाएंगे या कहाँ जाएंगे एंड कहाँ पे पास होंगे एंड कब पास होंगे। किसी को भी मैं अभी रैंडमली पूछता हूँ, देखते हैं कौन बता पाता है। माइक ऑन करना है एंड उसके बाद में बताना है। हाँ, सबके आंसर्स रेडी हो गए, चलो स्टार्ट करते हैं। दिव्या, दिव्या माइक ऑन करके बताना है आपको आंसर, कि ये जो C1 एंड C2 को वैल्यूज पास किए वो कब एंड कहाँ कॉल होंगे, एंड ये वैल्यूज किसको असाइन होगी।
दिव्या शिरास, फास्ट, दिव्या इज प्रेजेंट और नॉट? दिव्या इज प्रेजेंट और नॉट? एब्सेंट ही मार्क करता हूँ ना मैं अभी, कौन कौन ये काम कर रहा है, तो ठीक है। साक्षी कामटे, मीन्स आप लोग सिर्फ कनेक्ट करके रख देते हो क्या एंड निकल जाते हो? नाम लेने के बाद प्रेजेंट ही नहीं है ये लोग तो। फैजान, अभी पूछने के बाद डोंट अंडरस्टैंड द प्रोग्राम, अभी तक कहाँ गए थे? एंड प्रोग्राम समझने की जरूरत भी नहीं है, मैंने जो क्वेश्चन पूछा है वो पहले के जो प्रोग्राम हमने सीखा है उसके ऊपर पूछा है मैंने। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर। ये प्रोग्राम अगर कुछ भी नहीं समझा होगा तो भी ये मैंने जो क्वेश्चन पूछा है कि ये C1 एंड C2 ये सबको पता है ऑब्जेक्ट है। सो ये जो वैल्यूज उसके साथ में दी है 10 एंड 5 एंड 2 एंड 4, ये वैल्यूज कब एंड कहाँ असाइन होगी ये पूछ रहा हूँ मैं। सो दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस प्रोग्राम कंसेप्ट, दिस इज रिलेटेड टू योर कंस्ट्रक्टर कंसेप्ट एंड वो ऑलरेडी हो चुका है, इतने बार हमने प्रोग्राम्स किए हैं कंस्ट्रक्टर के। सो अगर नहीं समझता है तो तब के तब पूछना चाहिए ये क्या है यहाँ पे, अभी मैंने नाम लेने के बाद आप लोग बोल रहे हो कि नहीं समझा। फैजान, प्रेजेंट और नॉट? प्रणव, प्रणव फ्रॉम सेकंड शिफ्ट। मैं भी सेकंड शिफ्ट वालों को नहीं आएगा, ठीक है, उन्होंने नहीं किए थे अटेंड लेक्चर। C3 में असाइन होगी साक्षी शेरगिलकर। C3 में तो नहीं, अभी तक तो C3 के ऊपर आए नहीं हम, C1 एंड C2 ओनली। देखते हैं अभी आगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेल ट्राई। कुणाल, कुणाल, सानिया, हंस, विनेश, सर ये कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टर में असाइन होगी, ओके। किसने यस सर बोला अभी? हंस, हाँ हंस, बताओ कहाँ पे? हाँ, ओके गुड। ओके सो, ओके सो ये एक आंसर हो गया कि मैंने बोला था कि ये वैल्यूज कहाँ पे असाइन होगा, तो उसने बताया है कि C1 के थ्रू जाएगा, सो R एंड I को पहले असाइन होगा, मींस R को 10 वैल्यू एंड I को 5 वैल्यू, वही वैल्यू नीचे असाइन किया है R की वैल्यू रियल को, सो
आर की वैल्यू 10 है तो वो रियल को भी 10 असाइन हो जाएगी, एंड आई की वैल्यू 5 है तो वो इमेजिनरी को भी 5 असाइन हो जाएगी। सेम फॉर C2, 2 की वैल्यू आर को एंड 4 की वैल्यू आई को असाइन हो जाएगी। देन उसके बाद में वही वैल्यूज रियल एंड इमेजिनरी के लिए। ओके, सो ये कब होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा था मैंने, तो ये जब हम ऑब्जेक्ट का स्टेटमेंट लिखते हैं, मीन्स मैंने यहाँ पे जैसे लिखा है कि कॉम्प्लेक्स, ये जो पहला स्टेटमेंट लिखा है C1 के लिए, कॉम्प्लेक्स C1 10,5, ओके, कॉम्प्लेक्स C1 10,5, ये स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट होता है ऑटोमेटिकली कर्सर कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ से ही नीचे आएगा ही नहीं, पहले यहाँ से ही यहाँ पे स्टेटमेंट चला जाएगा C1 के थ्रू, मीन्स एक C1 के लिए मेमोरी बन जाएगी, एक क्रिएट हो जाएगी। एंड प्लीज आप लोग डिस्कनेक्ट मत होइएगा क्योंकि मुझे फिर से ज्वाइन करना पड़ रहा है, वो मीटिंग लॉक है। सो C1 में एक आपका मेमोरी क्रिएट हो जाएगा एंड R की वैल्यू, वहां पे जो भी R लिखा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। एंड दूसरा है आपका I, ये क्या हो गया अभी, ठीक है, ये समझ लो कि C1 की मेमोरी हो जाएगी क्रिएट एंड C1 के मेमोरी के अंदर वेट अ मिनट, ओके, सो एक C1 की मेमोरी बन जाएगी एंड C1 के मेमोरी के अंदर I की वैल्यू, R की वैल्यू, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, एंड I की वैल्यू हो जाएगी 5, ओके, सो 10 एंड 5 असाइन हो गई, वही रियल को हो जाएगी, मीन्स C1 के थ्रू रियल की वैल्यू, ये थोड़ा सा लिखने के लिए प्रॉब्लम जाता है, ठीक है, लेकिन समझ लो, रियल की वैल्यू हो गई 10 एंड इमेजिनरी की वैल्यू हो गई 5। तो ये हो गया C1 ऑब्जेक्ट के लिए। सेम इसी तरीके से दूसरी मेमोरी क्रिएट हो जाएगी जैसे ही नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कौन सा है वो, C2, सो C2 के लिए जैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा सेम फंक्शनिंग होगा, R के लिए यहाँ पे भी वैल्यू असाइन हो जाएगी 2 एंड I के लिए वैल्यू असाइन हो जाएगी 4, उसी तरीके से रियल के लिए भी 2 एंड इमेजिनरी के लिए भी 4। सो ये हो गए वैल्यूज असाइन। उसके बाद एन एग्जांपल कॉल टू ऑपरेटर प्लस, तो ये एक स्टेटमेंट लिखा है कॉम्प्लेक्स C3, मीन्स ये एक ऑब्जेक्ट बनाया है C3 नाम का, तो C3 के लिए भी एक मेमोरी क्रिएट हो जाएगी। ओके, जो मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पे पेन से, वो दिख रहा है आप लोगों को वहां पे आपके डिस्प्ले के ऊपर। सो C3 एक मेमोरी क्रिएट हो जाएगी। ओके, अभी C1 C2 के अंदर तो वैल्यूज असाइन हो चुके हैं, C3 के लिए एक ब्लैंक मेमोरी असाइन हो चुकी है, इक्वल टू C1 प्लस C2 एंड C1 इज द ऑब्जेक्ट 1 एंड C2 इज द ऑब्जेक्ट 2। सो दोनों ऑब्जेक्ट्स की एडिशन किया है यहाँ पे। सो ऑब्जेक्ट किसका टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्स टाइप है। सो यहाँ पे हमें जाना है, जैसे ही ये प्लस ऑपरेटर दिखेगा यहाँ पे, यहाँ से कर्सर कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑपरेटर ओवरलोडिंग किया है एंड जैसे ही आप प्लस यूज करोगे ऑटोमेटिकली कॉल यहाँ पे आ जाएगा। एंड इसमें से, रुको 5 मिनट बचे, मैं पहले अटेंडेंस लिंक दे देता हूँ आपको। वेयर इज अटेंडेंस लिंक। अगर ये प्रोग्राम नहीं समझता है तो हम फिर से एक बार लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप पहले अटेंडेंस लिंक ले लो फिर आप प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं। And everyone has to mark your attendance.
ये लिंक है आपके अटेंडेंस की, मैंने सेंड कर दिया है आपके चैट बॉक्स में। यू कैन मार्क योर अटेंडेंस। 88 स्टूडेंट में से अभी 77 स्टूडेंट बाकी है सिर्फ। बाराला तर नाही आला। हा प्रोग्राम बघूया आपण, थांबा जरा आउटपुट कसं आलं। ओके सो ये हो गया हमारा C1 एंड सी, अरे ये कट हो गया सब। C1 एंड C2 के वैल्यूज तो पता है हमें। C3 एक नया बन गया है। सो सी जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे कर्सर आ जाएगा। सॉरी। सो यहाँ पे एक फिर से ऑब्जेक्ट बनाया गया है RES नाम का, मीन्स अगेन एक ऑब्जेक्ट बनेगा, अगेन एक स्पेस अलोकेट हो जाएगी जिसका नाम रहेगा RES। ये RES ऑब्जेक्ट है। इधर ये C3 है, C2 एंड C1 हम देख लिया था। RES भी ब्लैंक है अभी तक एंड C3 भी ब्लैंक है। सो RES डॉट रियल, अभी यहाँ पे रियल की वैल्यू हम निकाल रहे हैं RES के अंदर। देन यहाँ पे जो आपको ये कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट ऑब्जेक्ट दिख रहा है, सो ये दोनों में से एक ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसकी वैल्यू यहाँ पे असाइन हो जाएगी। तो ये सेकंड वाला जो ऑब्जेक्ट है आपका C2, इसकी जो भी वैल्यूज रहेंगी वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएंगी। ध्यान में रखना, C1 जो है वो नॉर्मल इसमें आ जाएगा, C2 जो है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू आएगा। सो यहाँ पे एक पैरामीटर पास किया है, यहाँ पे आप दोनों दो पैरामीटर एंड वन पैरामीटर ऐसे अलग अलग टाइप है। वन पैरामीटर भी आप पास कर सकते हो, मीन्स वन विथ वन ऑपरेंड एंड विथ टू ऑपरेंड ऑल्सो। मीन्स C1 का भी आप ऑब्जेक्ट ले सकते हो एंड C2 का भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो। एक ही अगर आपने लिया है तो इसका मतलब है कि ये C1 इम्प्लिसिटली इन्वॉल्व हो रहा है एंड C2 आप एक्सप्लिसिटली इन्वॉल्व कर रहे हो। ओके, सो इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट दो है इसमें। इम्प्लिसिट अगर होता है तो ये C1 इंटरनली यहाँ पे एज अ रियल की जो वैल्यू है एंड एज अ इमेजिनरी की वैल्यू है इम्प्लिसिटली हो जाएगा। एंड जो नेक्स्ट वन है C2 जो है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू जाएगा। सो C2 एंड C2 की जो भी वैल्यूज रहेगी वो उसके थ्रू जाएगी। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा समझने के लिए हार्ड जाएगा लेकिन समझ में आ जाएगा। अटेंडेंस सब लोग मार्क कर लो कंपलसरी। ओके, तो यहाँ पे आ गए हमारे C3 के अंदर रेफरेंस की रियल वैल्यू की रियल, पहली जो रियल वैल्यू है वो C1 की रियल वैल्यू। C1 की रियल वैल्यू क्या थी? 10। ओके, C1 की रियल वैल्यू थी 10 प्लस ऑब्जेक्ट डॉट रियल, ऑब्जेक्ट मीन्स C2, C2 डॉट रियल की वैल्यू कितनी थी? 2। तो 10 प्लस 2 कितना हो गया? 12। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 12 हो गई। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ओके, देन सेम फॉर इमेजिनरी। सो इमेजिनरी का पहला किसका था? C1 का। सो 5 इज द वैल्यू ऑफ C1 एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इमेजिनरी मीन्स C2। सो 4 इज द वैल्यू ऑफ C2। सो 5 प्लस 4, इमेजिनरी की वैल्यू कितनी हो गई? 9। 5 प्लस 4, सो 12 एंड 9। एंड उसको रिटर्न किया है RES से। रिटर्न कहाँ पे स्टोर किया है हमने? C3 के अंदर। मीन्स इसकी एक कॉपी कहाँ पे क्रिएट हो जाएगी? C3 के अंदर। सो रियल की वैल्यू 12 एंड इमेजिनरी की वैल्यू 9। C3 डॉट प्रिंट, C3 डॉट प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा प्रिंट में क्या है? रियल की वैल्यू कितनी है? 12 प्लस I एंड इमेजिनरी की वैल्यू कितनी है? 9। सो 12 प्लस I 9। So understood everyone?